आज का जो अपना टॉपिक है वो एक्सपेंशन वाल्व है ड्रायर। एक्सपेंशन वाल्व होता क्या है? एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेशन प्रणाली के अंदर वह युक्ति होती है जिसके द्वारा रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड करने का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। एक्सपेंड करने से ही किसी भी रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या होती है? कूलिंग उत्पन्न होती है। ये दो युक्तियों के मध्य लगता है, एवोपरेटर और कंडेंसर के मध्य लगने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले एक्सपेंशन वाल्व का निर्माण हुआ था या जो सबसे पहले एक्सपेंशन वाल्व बना था वो था हैंड शट ऑफ वाल्व। कौन सा? हैंड शट ऑफ वाल्व। ये एक तरीके से अपने लाइन वाल्व की तरह होता है, जैसे कि अपने नॉर्मली लैंग्वेज में यूज करें तो जो पानी का नल जो होता है उसके ऊपर जो अपन वाल्व यूज करते हैं, ये वैसा ही वाल्व होता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या है? एक्सपेंशन वाल्व वह युक्ति है जो वीसीआर साइकिल के अंदर रिसीवर और एवोपरेटर के मध्य लगता है। रिसीवर से पहले वीसीआर साइकिल में क्या होता है? कंडेंसर, और कंडेंसर से पहले कंप्रेसर। वीसीआर साइकिल के अंदर किसी भी गैस को या किसी भी रेफ्रिजरेंट को या किसी भी सिस्टम में कूलिंग उत्पन्न करने के लिए अगर किसी गैस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए किसका वाल्व प्रयोग करते हैं? एक्सपेंशन वाल्व का। एक्सपेंशन वाल्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है एंड एक्सपेंशन वाल्व। दूसरा होता है फ्लोट वाल्व। तीसरा हो गया कैपिलरी। चौथा होता है ऑटोमेटिक। एक्सपेंशन वाल्व 5 प्रकार का होता है। पहला होता है हैंड एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा होता है फ्लोट वाल्व, तीसरा कैपिलरी ट्यूब, चौथा होता है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, पांचवा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। इसके अंदर जो सबसे पहले वाल्व होता है हैंड एक्सपेंशन वाल्व, ये सबसे पहले जो एक्सपेंशन वाल्व था उसी का रूप है, लेकिन आजकल इसका प्रयोग सिर्फ बड़ी मशीनों में ही किया जाता है, छोटी मशीनों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। छोटी मशीन में प्रयोग किया जाता है कैपिलरी ट्यूब का। 3 टन से लेकर 10 टन के बीच के अंदर अगर कोई मशीन है तो उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब ही प्रयोग की जाती है। उससे कम की क्षमता जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वाटर कूलर, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, एसी, इनके अंदर क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब का ही प्रयोग किया जाता है। और उससे बड़े सिस्टमों के अंदर अपन जाते हैं तो जैसे 10 टन से ऊपर की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जैसे आइस कैंडी वगैरह इनके अंदर। और उससे भी बड़े जैसे कि 50 टन, 1000 टन, 2000 टन, उनके अंदर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोल्ड रूम वगैरह के अंदर इसी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हैंड शट ऑफ वाल्व की। हैंड एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो एक तरीके से लाइन वाल्व जिसे बोलते हैं, वो एक पानी की जो नल होता है उसी की तरह होता है। इसे हाथ से ही कंट्रोल किया जाता है, इसे हाथ से ही कंट्रोल किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग बड़ी रेफ्रिजरेशन या बड़ी चिलिंग प्लांटों में ही किया जाता है, वहां पे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के अलावा भी इस वाल्व को लगाया जाता है। जैसे रिपेयरिंग के टाइम अगर ये वाल्व अगर फेल हो जाए या खराब हो जाए तो उसके स्थान पर इसको प्रयोग लिया जाता है। हैंड एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो रिपेयरिंग के टाइम पे भी काम में आता है, ताकि रेफ्रिजरेंट को निकालना ना पड़े और उसको एक जगह स्टोर करके उसके अंदर किसी पार्ट को चेंज कर सके। अब अपना अगला टॉपिक है एक्सपेंशन वाल्व के अन्य नाम क्या होते हैं। एक्सपेंशन वाल्व के अन्य नाम होते हैं, जैसे पहला नाम होता है मीटरिंग डिवाइस। अब इसे मीटरिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं? देखो, किसी भी चीज में से अगर पानी हो या रेफ्रिजरेंट हो, अगर उसको बारीक एक बड़े एरिया से एक छोटे एरिया में अगर मैं उसको निकालूं, जैसे ये कोई बड़ा पाइप है और इसमें से अगर मैं कोई रेफ्रिजरेंट निकाल रहा हूं तो इसका प्रेशर कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी बड़ी चीज में से अगर प्रेशर को निकाला जाए तो वो क्या होगा? उसका प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो उसमें दाब कम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रेशर को
अगर मैं किसी बारीक पाइप में से निकालूं तो पहली चीज तो इसमें क्या होगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पाइप का व्यास कम है, व्यास कम है, तो इसके अंदर जो लिक्विड था या रेफ्रिजरेंट था तो उसको जाने के लिए अधिक फोर्स की या अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इसका प्रेशर अधिक हो जाएगा, और अगर व्यास बड़ा है, व्यास बड़ा रहेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। और प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है उसमें एक्सपेंड होने में भी टाइम लगेगा, एक्सपेंड भी प्रॉपर नहीं होगा, कूलिंग भी सही नहीं होगी। इसीलिए जो एक्सपेंशन वाल्व है उसे मीटरिंग डिवाइस बोलते हैं। मीटरिंग यानी छोटा सा मीटर होता है, एक तरीके से देखा जाए तो छोटा सा मीटर होता है। उसका दूसरा नाम होता है एक्सपेंशन वाल्व का थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को आगे निकाल कर या किसी चीज में से निकाल कर उसे फैलाना, उसका मतलब होता है थ्रोटलिंग। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, थ्रोटलिंग ही होती है, और थ्रोटलिंग के कारण ही उसमें क्या होता है, गैस आगे जाकर एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के कारण उसमें क्या होती है, कूलिंग उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। और उसी कूलिंग को अपन किसमें, एवापोरेटर के अंदर महसूस करते हैं। एवापोरेटर से पहले एक्सपेंशन वाल्व को लगाने का रीजन यही होता है ताकि एवापोरेटर में एक्सपेंड हो और उसमें कूलिंग उत्पन्न हो। और वीसीआर साइकिल के अंदर एक एवापोरेटर ऐसा भाग होता है जिसमें क्या होती है, कूलिंग उत्पन्न होती है। और ये वीसीआर साइकिल के अंदर कंडेंसर के बाद में रिसीवर का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े सिस्टमों में रिसीवर का प्रयोग करते हैं तो रिसीवर को रिसीवर के बाद में एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग करते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है एक्सपेंशन वाल्व के कार्य। कि एक्सपेंशन वाल्व के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो सबसे पहला कार्य क्या होता है कि द्रव रेफ्रिजरेंट का दाब कम करना। देखो किसी भी गैस का अगर दाब कम करेंगे तभी जाकर वो एवापोरेटर में कूलिंग उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसका दाब बढ़ाने के लिए तो उसमें पहले ही एक चीज लगी होती है, कंप्रेसर। जैसे कि उसमें उसका ताप और दाब बढ़ाने के लिए कंप्रेसर प्रयोग करते हैं, तो कंप्रेसर ने तो उसका दाब और ताप पहले ही बढ़ा दिया। अब दाब और ताप को कम करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, एक्सपेंशन वाल्व का। अब एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है कि वीसीआर साइकिल में रेफ्रिजरेशन प्रणाली के अंदर उस गैस का या रेफ्रिजरेंट का दाब कम करना, पहला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि उचित मात्रा में रेफ्रिजरेंट को एवापोरेटर में भेजना। कि दूसरा काम क्या हो गया इसका कि उचित मात्रा के अंदर रेफ्रिजरेंट को एवापोरेटर के अंदर निरंतर भेजते रहना। जैसे कि एवापोरेटर को जरूरत हो तो उसको निरंतर रेफ्रिजरेंट फ्लो करते रहना। तीसरा क्या है, वीसीआर साइकिल को दो भागों में बांटना। ये जो एक्सपेंशन वाल्व जो होता है ये वीसीआर साइकिल को भी दो भागों में बांटता है। जैसे कि ये हो गया कंप्रेसर, इसके बाद में अपने हो गया कंडेंसर हो गया, उसके बाद में एक्सपेंशन वाल्व हो गया। जो कंडेंसर वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाई साइड कहलाती है। क्या कहलाती है, हाई साइड। आधा पार्ट एक्सपेंशन का और आधा पार्ट कंप्रेसर का हमेशा हाई साइड के अंदर ही आता है। अब बचा क्या, आधा भाग तो कंप्रेसर का बच गया और आधा भाग एवापोरेटर का बच गया और कंप्रेसर बच गया। यानी कि आधा भाग तो कंप्रेसर का और आधा एक्सपेंशन वाल्व का। ये हमेशा लो साइड में आता है। तो वीसीआर साइकिल को एक्सपेंशन वाल्व हमेशा दो भागों में बांटता है, एक तो लो साइड में, दूसरा हाई साइड में। अब अपने चौथा है रेफ्रिजरेशन प्रणाली में गैस के दाब में अंतर पैदा करना। जाहिर सी बात है लो साइड और हाई साइड हो गई, तो हाई साइड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे, अधिक या हाई। जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होगा वही हाई साइड कहलाती है। गैस दाब में अंतर पैदा करना, तो दाब में अंतर पैदा कौन करता है, इधर तो कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर क्या काम करता है, दाब को बढ़ाता है, यानी प्रेशर अधिक करता है। प्रेशर अधिक करेगा तो अब उसको अधिक तो इसने कर दिया, लेकिन अब कम करने वाला भी तो होना चाहिए। तो कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्सपेंशन वाल्व का। एक्सपेंशन वाल्व हमेशा जो कंप्रेसर के द्वारा अधिक टेम्परेचर की
जो गैस वेपर जो निकलती है उसका प्रेशर कम करता है। और अगर किसी भी चीज का प्रेशर कम हो जाए, रेफ्रिजरेंट की बात करें, तो उसका ताप ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थ्रोटलिंग मीटरिंग डिवाइस प्रयोग हो रही है और क्रियाएं हो रही है, थ्रोटलिंग क्रिया हो रही है, तो उसके द्वारा इसका ताप कम हो जाएगा। अब दो भागों में बांट दिया, लो साइड हो गया और हाई साइड हो गया। अब बात करते हैं अपन पांचवी की। ए ऑपरेटर का तापमान बनाए रखता है। जाहिर सी बात है, ए ऑपरेटर से पहले अगर ये लग रहा है एक्सपेंशन वाल्व, तो इसका काम क्या रहेगा? इसका काम क्या रहेगा कि ए ऑपरेटर का तापमान बनाए रखना, कि जिस जगह पे जितनी कूलिंग की आवश्यकता है, कि जब तक कि ए ऑपरेटर उसको डिसाइड नहीं करता कि मुझे अब रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता नहीं है, तब तक एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करता है? उसको आगे रेफ्रिजरेंट पहुंचाता रहता है। एक्सपेंशन वाल्व तब तक ये ऑपरेटर में रेफ्रिजरेंट को फ्लो करता है जब तक कि उस जगह जहां पे अपने को कूलिंग करनी है वहां का टेम्परेचर जितना अपने को चाहिए उतना नहीं आ जाए। अब अपनी बात आती है एक्सपेंशन वाल्व के प्रकार। अपन ने नाम तो देख लिए, अब उनके बारे में बारीकी से एक एक करके अपन उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हैंड एक्सपेंशन वाल्व। मैंने इसके बारे में पहले बताया कि सबसे पहले जो वाल्व प्रयोग किया जाता था वो हैंड एक्सपेंशन वाल्व ही हुआ करता था। ये एक तरीके से सामान्य जो अपने घरों के अंदर नल वगैरह जो होता है उसी की तरह होता है, उसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि ये अपने हिसाब से इसको सेट करना होता है कि कितना एक्सपेंड करना होता है। और अधिकतर ये आजकल कहने का मतलब कि बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जहां पे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व जहां पे लगे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व, उस जगह पे इस वाल्व को प्रयोग किया जाता है इनके साथ में। क्यों? क्योंकि जब वो वाल्व फेल हो जाए या खराब हो जाए तो उस स्थिति में मशीन को कोई दिक्कत ना पहुंचे, मशीन पूरी तरीके से बंद ना हो, उसके लिए इस वाल्व को उनके साथ में लगाया जाता है। उनसे पहले या बाद में उनको लगाया जाता था कि ये आसानी से बाद में उसको खराब होने के बाद में उसके साथ मशीन को चालू रखें। अब हैंड एक्सपेंशन वाल्व जो होता है इस सामान्य तौर से ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, उसके साथ में प्रयोग किया जाता है। वैसे आजकल जैसे आई स्कैनिंग मशीन हो गई, मैके जैसी, और वीआरएफ इनमें भी इसका थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे आइस प्लांट हो गया, आइसक्रीम मशीन हो गई, उनमें इसका प्रयोग करते हैं आइसक्रीम वगैरह में। अब हैंड एक्सपेंशन वाल्व जो होता है ये नॉर्मली तौर पे होता दिखता कैसे है? जैसे कि अपने एक नल होता है, नल के अंदर अपन नॉर्मली भाषा के अंदर जाए तो नल जो होता है वो टूटी की तरह दिखता है, तो उसको अपन अपनी जरूरत के हिसाब से खोलते हैं और बंद करते हैं। वैसे ही इसको भी अपनी जरूरत के हिसाब से खोलते हैं और बंद है। जिस हैंडल से या जिस वस्तु से इसको घुमाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टेपेड स्पेंडल। जिससे इसको घुमाया जाता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे टेपेड स्पेंडल कहते हैं। इसमें एक इन पार्ट होता है, दूसरा इसमें एक आउट पार्ट होता है। जो इन पार्ट होता है उसमें रेफ्रिजरेंट हमेशा इन होगा, कभी भी इसको उल्टा सीधा नहीं लगाना चाहिए कि उससे रेफ्रिजरेंट फ्लो में दिक्कत आती है। अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहली चीज ये लगता कहाँ है? ये लगता है इवेपोरेटर से जस्ट पहले, यानी कि लिक्विड लाइन के अंदर, जिसे वर्ण द्रव लाइन भी कहते हैं। द्रव लाइन के अंदर इसको लगाया जाता है। ये हैंड एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है। अब इसके बाद में जो अपना दूसरा होता है, दूसरा अपना जो वाल्व है वो होता है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है? देखो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, देखो नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक, यानी कि इसके अंदर किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार लगाने के बाद में अपने हिसाब से ये ऑपरेटर को अपने हिसाब से क्या करता है? रेफ्रिजरेंट फ्लो करवाता रहता है। इसमें क्या होता है? एक इन पार्ट होता है, दूसरा आउट पार्ट होता है। लेकिन ये जो काम करता है वो एवापोरेटर के किसके ऊपर काम करता है? प्रेशर के ऊपर। यानी कि ये जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है
ये हमेशा प्रेशर के हिसाब से काम करता है, ये टेम्परेचर के हिसाब से काम नहीं करता है, ये हमेशा प्रेशर के हिसाब से काम करता है। इसमें क्या होता है कि प्रेशर किसका लगेगा, देखो वीसीआर साइकिल की उधर बात करेगा, मैं उसमें लगाऊं किसी मशीन में, जाहिर सी बात है वीसीआर साइकिल इसमें नियम फॉलो होगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे अगर मैं इसको कंडेंसर के बाद में अगर मैं इसको लगाता हूं, जैसे एक बार मैं वीसीआर साइकिल बनाऊं, ये हो गया अपने कंप्रेसर, और ये हो गया अपने एक्सपेंशन वाली हो गया कंडेंसर, ये हो गया अपने एवापोरेटर। अब जैसे मैंने ये लगा दिया, अगर मैं इसकी जगह ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा दूं, जैसे मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व मैंने लगा दिया। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मैंने इसको लगा तो दिया, लेकिन साइकिल हमेशा और जैसे कंप्रेसर कंडेंसर के बाद में चलती है, जैसे 1 नंबर 2 3 और ये 4 नंबर। अभी ये मैंने लगा तो दिया, लेकिन ये मैंने लिख भी दिया कि ये प्रेशर के हिसाब से काम करेगा, लेकिन ये प्रेशर के हिसाब से काम कैसे करेगा। अब उसके अंदर क्या करना होगा, देखो इसको समझना पड़ेगा अपने को कि जब मैंने ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगाया तो इसमें क्या होता है, एक तो इन पार्ट होता है, दूसरा आउट पार्ट। ये है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का डायग्राम। अब इस डायग्राम से समझते हैं कि इसमें ये प्रेशर के ऊपर कैसे काम करता है और इसके अंदर दो प्रेशर कौन से काम करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रेशर काम करता है इवेपोरेटर प्रेशर, दूसरा होता है स्प्रिंग प्रेशर। देखो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की बनावट ऐसी होती है, देखो पहले इसके भागों को समझते हैं। ये इसकी एक बॉडी होती है, इसकी बॉडी पीतल या ब्रास की बनी होती है। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि रेफ्रिजरेंट इन किधर से होता है, यानी कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का इनलेट कहां होता है। ये इसका इनलेट भाग है जिसके अंदर एचपी यानी हाई प्रेशर दाब से, यानी कि एचपी हाई प्रेशर से द्रव इसके अंदर इनलेट होगी। इनलेट के बाद में इसी वाल्व के साथ में क्या लगा होता है, एक ड्रायर या स्ट्रेनर लगा होता है। रेफ्रिजरेंट इन हो गया, ड्रायर में फिल्टर हो गया, नमी जो थी वो दूर हो गई। उसके बाद में ये आगे पहुंचती है, यानी कि वाल्व के अंदर प्रवेश करती है। अब वाल्व के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ये इसका होता है इनलेट आउटलेट वाल्व। आउटलेट वाल्व इसके अंदर आपने देखा होगा ये स्लॉट सा दिख रहा है और इसमें भी ये टेपर में से स्लॉट दिख रहे हैं। तो जब ये ऑन ऑफ होता है तो इसके अंदर सबसे पहले देखो ये एक ऊपर क्या होता है, एक एडजस्टिंग स्क्रू है, उसके द्वारा अपन इसकी स्प्रिंग का जो प्रेशर होता है उसको एडजस्ट करते हैं। अब इसके अंदर ये नीचे दे रखा है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग हो गई, इसकी क्या हो गई, स्प्रिंग हो गई। उसके बाद में दे रखा है डायफ्राम निडल सीट, ये एक सीट होती है इसके अंदर जो स्प्रिंग्स और इसके मध्य जुड़ी होती है। ये स्प्रिंग जब ऊपर नीचे होती है तो इसके अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इन और आउट होता है। इसके अंदर लो प्रेशर तरफ आउट होता है, वो वाला वाल्व इस साइड होता है, ये वाला। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके एवापोरेटर प्रेशर कैसे काम करता है। एवापोरेटर प्रेशर काम कैसे करता है, जैसे कि रेफ्रिजरेंट अपने टेम्परेचर सेट कर रखा था 16 मान लो, उसके ऊपर सेट कर रखा था, तो उसके अंदर क्या है कि रेफ्रिजरेंट जब तक टेम्परेचर नहीं आएगा तो ये चलता जाएगा। अब ये वाल्व एवापोरेटर में क्या होता है, एवापोरेटर प्रेशर कैसे दबाव डालता है इसमें, भाई जब तक टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक तो एवापोरेटर में दाब बनेगा नहीं, तो ऑन वाल्व क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ऑन रहेगा तो इसमें एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जैसे अपन ने 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया है और नॉर्मली टेम्परेचर था वहां पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब तक ये 16 नहीं आ जाएगा तब तक ये वाल्व ऑन ही रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये वाल्व भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि एवापोरेटर के अंदर द्रव की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो ये द्रव वापस इस वाल से, यानी कि अगर एवापोरेटर में द्रव इकट्ठा होगा तो ये इस पे क्या डालेगा, दबाव डालेगा, और दबाव डालेगा तो ये दबाव यहाँ पे इस खाली जगह के ऊपर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होगा तो ये वापस इसके ऊपर दबाव डालेगा, यानी कि डायफ्राम निडल सीट के ऊपर दबाव डालेगा। दबाव डालेगा तो ये डायफ्राम सीट वापस ऊपर खिसकने लगेगी। खिसकेगी तो स्प्रिंग दाब क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इधर से द्रव का दाब बढ़ता जा रहा है और द्रव का दाब बढ़ता जाएगा तो ये डायफ्राम सीट ऊपर होते ही ये वाल्व यहाँ से पूरा बंद हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर आएगा वैसे वैसे ये दाब बढ़ता जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा और अपना एक्सपेंशन वाल्व काम करता रहेगा। ये होता है कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की आंतरिक संरचना। अब इसमें एक प्रेशर है स्प्रिंग प्रेशर। जब एवापोरेटर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो उस समय क्या होता है कि ये स्प्रिंग प्रेशर इसके ऊपर कंटिन्यू लगता रहता है। ये एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है इसके ऊपर, यहाँ पे ये, जिसको अपन टेम्परेचर के यानी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने को ये एक्सपेंड सही नहीं होता तो उस टाइम्स को अपन को सेट करना होता है। अब ये तो हो गया ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। अब इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है ये हो गया अपना अगला टॉपिक है फ्लोट वाल्व। अब नॉर्मली सभी ने सुना है कि फ्लोट वाल्व होता क्या है। नॉर्मली घर में टंकियों के अंदर एक गेंद सी लगी होती है, बॉल सी लगी होती है घर में नॉर्मली पानी की टंकियों में, तो वहां पे ये जो वाल्व होता है उसे ही क्या बोलते हैं, फ्लोट वाल्व। अब ये अधिकतर फ्लोटेड टाइप ये अधिकतर फ्लोटेड टाइप एवापोरेटर के साथ में प्रयोग किया जाता है। अब अपन ने फ्लोटेड टाइप एवापोरेटर की बनावट तो देखी है सभी ने कि उसमें क्या होता है, एक सर्ज टैंक सा लगा होता है। फ्लोटेड टाइप एवापोरेटर में एक सर्ज टैंक जैसा एक लगा होता है। तो ये फ्लोट वाल्व इसमें क्या काम करता है, ये फ्लोट वाल्व इसमें काम ये करता है कि ये जो सर्ज चेंबर जो होता है इसमें रेफ्रिजरेंट के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे पानी की टंकी के अंदर फ्लोट वाल्व का क्या काम होता है कि पानी टंकी हो जाए तो उसको वापस उसी लेवल तक भरने का काम फ्लोट वाल्व करता है। वैसे ही ये फ्लोटेड टाइप जो एवापोरेटर होता है उसमें भी इसी का यही काम होता है कि जो द्रव है, इसके अंदर जो द्रव होता है उसका लेवल कम होते ही ये ऑन हो जाए, ऑन होते ही उसको क्या कर दे, वापस से उस लिक्विड से भर दे। यही काम होता है फ्लोट टाइप वाल्व का। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लो साइड, दूसरा होता है हाई साइड। ये दो प्रकार के होते हैं। जो लो साइड का होता है वो हमेशा लो साइड के हिस्से में लगता है और हाई साइड वाला जो होता है वो हाई साइड के हिस्से में लगता है। हाई साइड वाला काम क्या करता है, जब प्रेशर अधिक हो गया तो प्रेशर रिलीफ का काम करता है ये, और लो साइड वाला हमेशा उसके टैंक को भरने का काम करता है। इसमें होता कुछ नहीं है, जैसे एक टैंक हो गया उसके अंदर एक बॉल होती है, बॉल से एक जुड़ा होता है, जैसे बॉल ऊपर उठे यानी कि एक ऐसा होता है, यहाँ पे बॉल जोड़ दी, एक वाल यहाँ होता है कि जैसे ही बॉल द्रव के प्रेशर से ऊपर उठी, लेवल बन गया उसका जितना उसको होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक उससे बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोट वाल्व के दोषों के बारे में कि इसमें क्या क्या दोष होते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो दोष होता है वो ये होता है कि यह हाई प्रेशर के कारण टूट जाना, यानी अधिक प्रेशर के ऊपर ये क्या होता है, टूट जाता है, इसलिए इसका ये सबसे बड़ा दोष होता है। दूसरा है कि स्टेनर को ब्लॉक करना, यानी कि ड्रायर हो गया उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। तीसरा होता है इसमें वाल सीट का लीक करना, यानी कि इसके अंदर फ्लोट वाल्व के अंदर जो वाल सीट लगी होती है, सील या वाल सीट जो होती है
उसको लीक करना, यानी कि वो भी जल्दी से लीक मारने लग जाती है। चौथा इसमें दे रखा है फ्लोट वाल्व का लीक होना। एक ये भी कारण होता है कि ये क्या होता है कि जल्दी ही लीक मारने लग जाता है। पांचवा कारण क्या होता है, नीडल वाल्व खुली या बंद पोजीशन में अटक जाना। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि जैसे इस पे थोड़ा सा जंग आ जाए तो ये वाल्व सीट क्या होती है, जैसे जिस अवस्था में होती है, जैसे खुली रहेगी तो खुली अवस्था में अटक गई और बंद हो गई तो बंदी अवस्था में अटक गई। ये इसका एक कारण होता है। अब इसके बाद में अपना अगला टॉपिक जो है या अगला एक्सपेंशन वाल्व जो है वो है अपना कैपिलरी ट्यूब। कौन सा है, कैपिलरी ट्यूब। अब देखो कैपिलरी ट्यूब होती क्या है, ये एक बहुत ही बारीक एक तांबे की एक बारीक सी नली होती है, यानी कि अपने बाल के जैसे सामान की एक क्या होती है, कॉपर की एक नली होती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, कैपिलरी ट्यूब। इसका प्रयोग अधिकतर घरेलू रेफ्रिजरेटरों में, जैसे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, बोतल कूलर, एयर कंडीशनिंग वगैरह में, जैसे एसी वगैरह में इसका प्रयोग, यानी कम क्षमता वाली मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक क्षमता वाली मशीनों में इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एक तो इसका क्या होता है, व्यास बहुत कम होता है, दूसरी चीज ये अधिक प्रेशर के कारण टूट सकती है, तीसरा कारण होता है कि ये क्या होती है, जैसे इसमें नमी जाने के ऊपर या धूल मिट्टी जाने के ऊपर ये क्या होती है, चोक बहुत जल्दी बंद होती है क्योंकि इसका व्यास बहुत कम होता है। अब कैपिलरी ट्यूब जो होती है इसका जो निर्देशन करते हैं अपने, यानी इसको लेने से पहले जैसे क्या क्या चीजें जाननी होती है, जैसे ये किस चीज के आधार पर इसको अपन लेते हैं या बनाते हैं। ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है ये दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला होता है, यानी निर्देशन जो इसको किया जाता है वो होता है, पहला है इसमें एक तो ये व्यास और दूसरा होता है इसकी लंबाई। यानी कि इसको निर्देशित करने के लिए क्या करते हैं, दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो इसका व्यास, दूसरी चीज इसकी लंबाई। इन दोनों के आधार पर ही कैपिलरी ट्यूब को निर्धारित किया जाता है कि ये इतने साइज की होगी। दूसरी चीज ये क्या होता है कि ये 0.31 इंच से ये 64 इंच तक मिलती है। यानी इसका अंदरूनी व्यास जो होता है वो 0.64 इंच और 0.31, यानी कि 0.31 से तो ये चालू होती है और 0.64 तक ये अपने को मार्केट में मिलती है। इसका प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। बस इसका नुकसान ये होता है कि एक चौक जल्दी हो जाती है, अधिक प्रेशर सहन नहीं करती। दूसरी चीज ये क्या होती है, इसमें ज्यादा कूलिंग अपन मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही अपन ने किसी सिस्टम को बंद किया तो ये लो साइड और हाई साइड ये दोनों के प्रेशर को क्या कर देती है, बराबर। ये क्या कर देती है, दोनों प्रेशर यानी दोनों साइड के प्रेशर को क्या कर देती है, बराबर कर देती है, जिससे कि मोटर को या कंप्रेसर को स्टार्ट होने के अंदर उतना पावर नहीं पड़ता जितना उसके ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड में प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर या इक्वल हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर कोई इतना लोड नहीं पड़ता है। ये होता है कैपिलरी ट्यूब। नॉर्मली तौर पे इसकी साइज जो होती है वो 0.031 से 0.064 तक होती है। अब इसके बाद में आप बात करें कि इसके दोस्तों बताई थी कि इसमें दोस्त क्या होते हैं, जैसे अधिक प्रेशर में टूट जाना, चोक होना और प्रेशर मेंटेन करना। अब इसके बाद में अपना जो अगला एक्सपेंशन वाल्व जो है वो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। अब अपना जो अगला एक्सपेंशन वाल्व है वो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। अब थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में क्या अंतर होता है, देखो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो था उसके अंदर एडजस्टिंग स्क्रू कहां था, ऊपर की ओर, यहां पे। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में एडजस्टिंग स्क्रू कहां था, ऊपर की ओर। लेकिन थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के अंदर ये कहां होता है, नीचे की ओर। उसके अंदर
प्रेशर कितने काम करते थे? दो प्रेशर, एक तो था स्प्रिंग प्रेशर और एक इवेपोरेटर प्रेशर। कितने प्रेशर? एक तो इवेपोरेटर प्रेशर, दूसरा स्प्रिंग प्रेशर। अब इसके अंदर थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि ये तीन प्रेशर के ऊपर काम करता है। पहला जो प्रेशर होता है वो होता है इसके अंदर सक्शन प्रेशर। कौन सा प्रेशर? सक्शन प्रेशर। दूसरा होता है स्प्रिंग प्रेशर और तीसरा बेलोज प्रेशर। देखो सक्शन प्रेशर क्या होता है इसके अंदर, जो इसकी ये जो रिमोट बल्ब जो होता है, फिलर बल्ब जो होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर एक थर्मल बल्ब लगा होता है, उसको हमेशा सक्शन लाइन के ऊपर उसको फिट करते हैं ताकि ये सक्शन लाइन के टेम्परेचर के अनुसार ऑन ऑफ होता है। अब इसके अंदर ऐसा मेटल भरा जाता है, या तो स्वयं रेफ्रिजरेंट हो जो उस मशीन में प्रयोग की जा रही है, या फिर इसके अंदर ऐसा मेटल होता है कि जो जल्दी सिकुड़ने और जल्दी फैलने के सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे कि पारा हो गया, उसे अपन इंग्लिश में मर्करी भी बोलते हैं, तो वो इसके अंदर यूज करते हैं, या तो स्वयं रेफ्रिजरेंट या फिर पारा या मर्करी, दोनों में से एक। तो इसके अंदर क्या होता है, इस जो थर्मल बल्ब जो होता है या फिलर बल्ब जो होता है उसको इस पे लगाते हैं सक्शन लाइन के ऊपर। दूसरा स्प्रिंग प्रेशर तो वही रहेगा जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में था, स्प्रिंग प्रेशर तो वैसे ही लगेगा जैसे उसमें लग रहा था। अब इसके अंदर एक और लग रहा है बेलोज प्रेशर। बेलोज प्रेशर क्या होता है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है वो क्या काम करता है कि जब सक्शन प्रेशर सेंस करता है ये, तो सक्शन प्रेशर जैसे कि कम आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर आने लग गया अपने जितना था, तो उसके अंदर क्या होता है वेपर कम आने लगी और वो ठंडी ज्यादा आने लगी, तो इसके अंदर जो मेटल भरा था वो इस एरिया में भर जाएगा पूरे में। इस एरिया में भरकर वो इसके ऊपर दबाव डालेगा, और दबाव डालेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि स्प्रिंग दबेगी और ये वाल्व इधर बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, तीन प्रेशर काम करते हैं, एक तो बेलोज प्रेशर, दूसरा होता है स्प्रिंग प्रेशर, पहला सक्शन प्रेशर। इसकी जो फिलर बल्ब जो होता है उसको हमेशा सक्शन लाइन के ऊपर ही लगाया जाता है, और इसमें एडजस्टिंग स्क्रू हमेशा नीचे होता है। बाकी वही चीजें होती है, नीडल वाल हो गया, स्टेनर हो गया, रेफ्रिजरेंट इन हो गया, ड्राई स्टेनर हो गया, रेफ्रिजरेंट आउट हो गया, इवेपोरेटर दाब हो गया। इवेपोरेटर दाब यानी कि जो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है वैसे इसके अंदर भी इवेपोरेटर दाब होता है। और तीसरा हो गया स्प्रिंग दाब, और बल्ब दाब हो गया, जो अपने फिलर बल्ब से दबाव लगता है वो इस एरिया में लगता है, तो ये फिलर दाब हो गया। ये होता है ऑटोमेटिक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के अलग होता है, थोड़ा सा दिखने में भी ये अलग होता है। इसमें क्या होता है, दिखने में ये थोड़ा सा यूं दिखता है, ऊपर का ये हो गया, इसका हिस्सा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक इधर बार होता है, यहाँ पे ये फिलर रोड होती है, और एक ये एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, ये एक साइड सक्शन के लिए हो गया, एक साइड आउट के लिए हो गया, यानी इन और आउट के लिए हो गया। ये एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, ये फिलर बल्ब हो गया, दिखने में ऐसा दिखता है। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। अब अपने वाले अगला इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो बिजली के द्वारा चलता हो। इस वाल्व के अंदर माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये कंडेंसर और इवेपोरेटर के टेम्परेचर के अंतर के अनुसार काम करता है, इक्वल होने पे या उससे अधिक होने पे उसके अनुसार ये काम करता है। ये इसमें क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रिकली सप्लाई देने पर ही ये काम करता है, यानी कि इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, यानी कि सबसे जटिल जो संरचना होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व की ही होती है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व से अधिक तो किसकी होती है, थर्मोस्टेटिक की, और थर्मोस्टेटिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व की संरचना अधिक होती है। ये क्या काम करता है कि दो टेम्परेचर के मध्य रहकर काम करता है, और ये एक लाइट बोले तो सेंसर के हिसाब से काम करता है। जब तक इसको सेंसर सप्लाई नहीं देगा तब तक ये वाल्व ऑन ऑफ नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन ड्रायर की कि ड्रायर होता क्या है। ड्रायर मोस्टली वीसीआर साइकिल या रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर वह इक्विपमेंट होता है या वह पार्ट होता है जो उस
मशीनरी या साइकिल के अंदर किसको, नमी को या धूल मिट्टी को सोखने का काम करता है। ड्रायर, ड्रायर को डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं, इसका ये दूसरा नाम होता है डिहाइड्रेटर, यानी कि सोखने वाला पदार्थ। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, एक स्ट्रेनर भी इसी के अंदर आजकल फिट होता है। स्ट्रेनर क्या होता है, एक जालीनुमा पदार्थ होता है। क्या होता है, जालीनुमा पदार्थ। यह इसके अंदर क्या होती है, पदार्थ ना बोलते उसको, एक जालीनुमा वस्तु बोलते हैं। उसके अंदर एक जाली होती है, इसके अंदर जो क्या काम करती है कि रेफ्रिजरेंट को, द्रव रेफ्रिजरेंट को उसमें से छानकर आगे भेजने का काम करता है। कौन, ड्रायर। ये हमेशा रिसीवर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में लगता है, यानी कि रिसीवर के आउटलेट पे और एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट पे, इन दोनों के मध्य ये लगता है ड्रायर। ड्रायर और स्ट्रेनर पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन आजकल दोनों एक ही में आने लग गए। अब ड्रायर के अंदर क्या क्या चीजें होती है जो नमी को सोखती है। ड्रायर के अंदर सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है सिलिका जेल। सिलिका जेल एक बारीक किनकिट के रूप में होता है, यानी कि बारीक अपने पत्थर के जो कण होते हैं उसके रूप में होता है, और ये हल्का ब्राउन सा होता है। यानी इसलिए अगर इसको नमी गीला हाथ करके अपना अगर हाथ पे रख ले तो ये क्या होता है, अपने हाथ पर चिपक जाता है, यानी ये नमी को सोखने के लिए एक अच्छा पदार्थ है। उसके बाद में क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक ड्रायर के अंदर डालने वाला पदार्थ होता है। तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, ये भी ड्रायर के अंदर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में एक्टिविटा एल्यूमिनियम, ये भी एक ड्रायर में डालने वाला पदार्थ होता है। उसके बाद में बीट सिलिका जेल, ये भी एक क्या होता है, उसके सिलिका जेल में ड्रायर में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक पदार्थ है जो उसमें ड्रायर के अंदर प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि ड्रायर में नमी कहां से आई या धूल मिट्टी कहां से आई। क्वेश्चन उठता है कि ड्रायर में सिस्टम पूरा पैक होता है, हर जगह से जॉइंट नहीं होता, लेकिन उसमें नमी कहां से आई। देखो नमी कहीं से भी आ सकती है, जैसे कि अपने सिस्टम के अंदर गैस चार्जिंग की तो उस समय उसमें नमी चली गई, लो साइड में लीकेज हो गया उस समय भी उसमें नमी चली गई, और ऑयल कंप्रेसर के अंदर ऑयल देते समय भी उसमें नमी चली गई। यानी ये नमी जाने के लिए कहीं से भी, जैसे कि रिसीवर से लीक हो गया, कोई जॉइंट लीक हो गया, एक्सपेंशन वाल्व से लीक हो गया, तो क्या होगा कि वो नमी को अपने अंदर खींचेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ड्रायर के प्रकार। अब इसके अंदर सबसे पहला है स्पून ड्रायर, स्पून कोपर ड्रायर। ये सामान्य तौर पर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ड्रायर काम में आता है वो ड्रायर होता है स्पून ड्रायर। स्पून ड्रायर इसके अंदर क्या होता है कि सिलिका जेल होती है और एक फिल्टर जाली होती है, और ये सामान्य तौर पर जैसे एसी वगैरह में और रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, बोतल कूलर, इनमें लगा होता है स्पून कोपर ड्रायर। इसके बाद में बात करते हैं अपन लिक्विड लाइन ड्रायर। लिक्विड लाइन ड्रायर क्या होता है कि ये नॉर्मली ड्रायर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड लाइन जो होती है उसके ड्रायर में भी इसको प्रयोग करते हैं। लिक्विड लाइन जो ड्रायर होता है ये अधिक क्षमता वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टमों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कोल्ड रूम वगैरह और वीआरएफ, इनके अंदर लिक्विड लाइन ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक तो नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, दूसरी फिल्टर करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसके बाद में अपना है सक्शन लाइन ड्रायर। सक्शन लाइन ड्रायर क्या होता है, इस सक्शन लाइन ड्रायर में ये होता है कि जो एक तो लिक्विड लाइन ड्रायर जहां पे अपन इसको कंडेंसर के बाद में जहां पे लगाते हैं एक्सपेंशन वाल्व से पहले, और एक सक्शन लाइन यानी कि कंप्रेसर से जस्ट पहले। यानी इसमें क्या होता है, दो ड्रायर प्रयोग करते हैं अपन, जैसे कि ये मैंने कंडेंसर बना दिया, इसके बाद में मैंने ये एक्सपेंशन वाल्व हो गया और ये यहाँ पे ड्रायर लगा दिया। एक ड्रायर तो ये हो गया, उसके बाद में ऑपरेटर आ गया, और एक ड्रायर यहाँ पे सक्शन लाइन में लगा दिया, यानी कि इसके अंदर दो ड्रायर हो गए। इसके अंदर दो ड्रायर हो गए। अगर इसको यहाँ पे ना लगाकर अगर यहीं लगाते या फिर इसको यहाँ ना लगाकर यहीं लगाते तो ये क्या काम करता है
कि एक तो नमी अच्छे से सोखेगा, दूसरी चीज सक्शन लाइन के लिए यानी कंप्रेसर के लिए अच्छा फिल्ट्रेशन के लिए अच्छा फिल्टर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड के लिए भेजेगा। तो इसके लिए अच्छी नमी सोखने के लिए और दूसरा अच्छा फिल्टर करवाने के लिए इसमें क्या करते हैं, 2 ड्रायर का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में आता है बाई फ्लो ड्रायर। बाई फ्लो ड्रायर क्या होता है, जिसके अंदर बाईपास लाइन प्रयोग की जाती है, यानी कि कंप्रेसर के अंदर सक्शन लाइन अलग से प्रयोग की जाए, जैसे कि ये एक कंडेंसर से एक सक्शन लाइन यानी लाइन अलग से प्रयोग कर ली जाए, जिसे बाईपास लाइन बोलते हैं। बाईपास लाइन में भी क्या लगाते हैं, ड्रायर प्रयोग करते हैं। तो ये बाई फ्लो ड्रायर बाईपास लाइन में लगा देते हैं, जिससे कि इसमें कोई अगर नमी वगैरह हो तो वो कंप्रेसर में वापस नहीं आए।